ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद पूरी दुनिया में सोच ये थी कि ईरान अब घुटने टेक देगा। लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ईरान टूटा नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा पलटवार किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। देखिए, पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा, शायद वेनेजुएला की तरह सरेंडर कर देगा। पर असलियत उम्मीद से बिल्कुल अलग निकली। ईरान ने घुटने नहीं टेके, बल्कि एक जबरदस्त जवाबी हमला शुरू कर दिया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। झुकने के बजाय ईरान ने एक ऐसा हमला किया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा चौतरफा हमला था। जरा सोचिए, एक ही वक्त पर 7 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरस रही थीं। इजरायली शहरों से सीधे मिसाइलें टकराने और लोगों के मारे जाने की तस्वीरें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई हो। और ये तो महज एक शुरुआत थी। ईरान के मिलिट्री लीडर्स ने साफ साफ कह दिया कि ये तो बस एक ट्रेलर है। उनका कहना था कि वो पिछले 20 साल से अमेरिकी मिलिट्री की हर चाल को स्टडी कर रहे थे और इस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान टूटा क्यों नहीं? खामेनेई की मौत ने उन्हें कमजोर करने की जगह और ज्यादा आक्रामक कैसे बना दिया? इसका जवाब खुद खामेनेई की शख्सियत में छिपा है। देखिए, उनके समर्थकों के लिए वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि वेस्टर्न दबदबे के खिलाफ एक विचारधारा का चेहरा थे। इसलिए उनकी मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक तरह की शहादत बन गई, जिसने उनके फॉलोअर्स को और भी एकजुट कर दिया। और ये सिर्फ सरकार का गुस्सा नहीं था। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, इस बात की परवाह किए बिना कि इन भीड़ पर भी हमला हो सकता है। ये कोई जबरदस्ती इकट्ठा की गई भीड़ नहीं थी, बल्कि ये एक देश था जो एक साथ खड़ा होकर कह रहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं। उधर ईरान ने यह भी पक्का कर लिया कि लीडरशिप में कोई गैप ना आए। खामेनेई की मौत के फौरन बाद ही अयातुल्ला अली रिजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिया गया। इससे दुनिया को ये मैसेज गया कि सिस्टम स्टेबल है और नीतियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। अब जाहिर है, इस संकट की गूंज सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रही। पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिला और रिएक्शंस काफी अलग और बटे हुए थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, दुनिया भर में रिएक्शंस बहुत अलग अलग थे। एक तरफ पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हुए, तो वहीं भारत के शिया समुदायों ने शांति से अपना शोक जताया। दूसरी तरफ ईरान के पुराने विरोधी यानी सुन्नी खाड़ी देशों ने एक रणनीतिक चुप्पी साध ली और भारत में भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे शांति प्रक्रिया के बीच किया गया एक कायरतापूर्ण काम बताया। ये सब दिखाता है कि ये मामला कितना पेचीदा है। इन अलग अलग रिएक्शंस को समझने के लिए शिया और सुन्नी इस्लाम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि ज्यादातर खाड़ी देश सुन्नी हैं। ये सदियों पुरानी धार्मिक और राजनीतिक दरार इस पूरे संघर्ष की जड़ में है और अमेरिका पर अक्सर इस दरार का फायदा उठाने के आरोप लगते रहे हैं। ईरान के इस पलटवार के जवाब में अमेरिका और इजराइल ने भी एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया था कि वो तैयार है। उनका संदेश साफ था, हमें इराक या अफगानिस्तान समझने की भूल मत करना। हमने तुम्हारी हर चाल को स्टडी किया है और ये जंग अब हमारी शर्तों पर लड़ी जाएगी। अमेरिका की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई वो काफ़ी सिस्टमैटिक थी। यूएस सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन की कमान संभाली, अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट किया और सीधे ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जैसे उनके हथियारों के गोदाम और ड्रोन टनल्स। और अमेरिका ने भी अपने सबसे घातक हथियारों की नुमाइश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से लेकर थार्ड और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ मैदान में उतार दिया गया। यहां तक कि डिफेंस कोऑर्डिनेशन के लिए एडवांस्ड AI का भी इस्तेमाल किया गया, ये दिखाने के लिए कि वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। लेकिन यहीं पर एक पेच था। आप सोचिए, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत ढाल हो सकती है, पर क्या होगा जब ईरान उस पर एक साथ हजारों पत्थर बरसाने लगे? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की स्ट्रैटेजी यही थी, इतनी ज्यादा मिसाइलें दागो कि दुश्मन की महंगी डिफेंस शील्ड आखिरकार बेकार हो जाए। इस फौजी टकराव का एक और बहुत बड़ा पहलू है, और वो है इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर, खासकर एनर्जी सप्लाई पर।
और इस आर्थिक खतरे का एपिसेंटर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसे दुनिया की सबसे ज़रूरी ऑयल आर्टरी यानी तेल धमनी कहा जाता है और अब ये एक वॉर जोन बन चुका है। समझने वाली बात यह है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें भारत और चीन जैसे देश भी हैं, अपने तेल के लिए इसी पतले से समुद्री रास्ते पर डिपेंड करते हैं। इस इलाके में जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है। और अब ठीक यही हो रहा है। तेल के टैंकरों पर हमले हो रहे हैं, सैकड़ों जहाज समंदर में ही रुक गए हैं और ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक करने की धमकी दे दी है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो अब ये संकट किस तरफ जा रहा है? बढ़ते कैजुअलिटीज और बिना किसी साफ नतीजे के पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं। किसी भी जंग की सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोगों को चुकानी पड़ती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान में 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और एक स्कूल पर हुए हमले में 180 से ज़्यादा लड़कियों की जान चली गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ऐसे टकराव में सबसे ज़्यादा नुकसान मासूमों का होता है। ईरान के इस जबरदस्त जवाबी हमले ने वेस्टर्न लीडर्स को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, जो पहले उम्मीद कर रहे थे कि ईरान जल्द ही ढह जाएगा, अब खुद कह रहे हैं कि ये लड़ाई कई हफ्तों तक खिंच सकती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक बदला है या इस इलाके में सत्ता बदलने की कोई बड़ी कोशिश है? मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा, ये अभी कोई नहीं जानता, और इस खतरनाक खेल का अंत क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है।